नमस्कार, प्रदेश 360 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की सभी खबरों के साथ। सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ के गोसाईगंज में सपा कार्यकर्ताओं की इफ्तार पार्टी में पहुंचे अखिलेश यादव ने मायावती के बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि अगर बसपा ने सपा से गठबंधन नहीं तोड़ा होता तो बहुजन समाज देखता कि समाज का कोई नेता प्रधानमंत्री भी होता। जो उन्हें सम्मान हक मिलना चाहिए था, शायद भारतीय जनता पार्टी उस हक और सम्मान को छीन रही है। ये भी बहुजन समाज पार्टी को याद रखना चाहिए। खुशी है कि इस बात की, और मैं तो चाहता भी था, पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। अखिलेश ने यह भी कहा कि सपा और वो आजम खान के साथ हैं और हमेशा बने रहेंगे। आजम खान को झूठे मामलों में फंसाया गया है। मैं इस बात में बहुत साफ कर दूं, समाजवादी पार्टी पहले दिन से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है, और उस समय भी जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, जो मुकदमे लगा रहे थे, मैंने उनसे खुद बातचीत की थी, खुद बुलाया था मैंने उन्हें, और उनके नेता उसको भी मैंने बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कमिश्नर थे वो उस समय डीएम थे, और बाकायदा मुख्यमंत्री ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कैसे मुकदमे लगाए जाएं, कैसे और गंभीर धाराएं लगाई जाएं। तो जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, आखिरकार ये लोग कहाँ थे? उस समय समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी, और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। वहीं अखिलेश यादव ने प्रदेश में हो रही बिजली कटौती पर भी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार वहां सबसे ज्यादा बिजली कटौती कर रही है जहां सपा के समर्थक रहते हैं। सरकार चुन चुनकर सपा समर्थकों के घर की बिजली काट रही है। ये जो उन्होंने कहा है वो सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली की कटौती है, और खासकर उन इलाकों में जहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर रहता है, वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली काटी गई है, और आज भी बिजली नहीं मिल रही है। बिजली के साथ साथ सरकार ये कह रही है कि इनके टारगेट है कि 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। आप प्रतिदिन 100 लोगों की बिजली काटिए और उन पर कार्रवाई करिए। बिजली तो बनाना दूर, और मैं तो कहता रहा हूं कि बिजली को बनाने के कितने कारखाने लगाए बीजेपी, ये बताए। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और यूपी ने मिलकर के कितनी बिजली के कारखाने बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं आप खबर बलिया से, जहां बुलडोजर एक्शन को लेकर बांसडीह विधायक केतकी सिंह इतनी आग बबूला हो गई कि तहसीलदार को धमकी तक दे डाली। बात इतनी बड़ी कि विधायक महोदया ने तहसीलदार मजिस्ट्रेट को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल सरकारी जमीन पर बन रहे मकानों पर बुलडोजर चलाने के लिए अधिकारी पहुंचे थे। ये मामला तूल जब पकड़ा तब अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट कर सरकार पर सवाल दाग दिए। आपको बता दें, इस वीडियो में सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि पास बैठे उनके समर्थक भी तहसील में आग लगाने तक की धमकी दे रहे हैं। उस कुर्सी का मान सम्मान देकर आपसे बात करते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, आपने उसका सम्मान क्यों नहीं रखा? सम्मान ये रखा क्या बुलडोजर लेकर चले आए? ये सम्मान रखा नहीं है। अगर ये सम्मान, तो फिर यही सम्मान तो मेरे लोग भी आपको लौटाएंगे। फिर इसी भाषा में, क्योंकि आपके पास था बुलडोजर की ताकत, आप लेकर चले आए। हमारे पास तो की ताकत। तो ये आप ये बताइए कि घर गिरा देते तभी, तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। तो पूरा आपने उस पे बुलडोजर चला दिया, और अभी भी आपने मेरा सम्मान रखा है। मैंने सुने आप पूरा घर फंसा देते, उससे मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी कि आज रुकिए, तो तहसील को रुकना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं आप खबर आगरा से, जहां राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर बने चामुंडा माता मंदिर को हटाने के लिए विवाद गहरा गया है। नोटिस आने के बाद भक्तों ने रेलवे प्रशासन को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे दी है। इससे नाराज कई हिंदुवादी संगठन के लोगों ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। वहीं इस बार रेलवे प्रशासन भी हर हाल में मंदिर हटाने पर आमादा है।
2-3 महीने पहले एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया और उसमें ये कहा गया कि अगर रेलवे लैंड पर या गवर्नमेंट लैंड पर अनऑथराइज तरीके से कुछ तरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो जो स्टेट ऑफिसर हैं वो पर्सनली रिस्पांसिबल होंगे। ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो हम लोग तो जो इस तरह के टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं गवर्नमेंट से या जुडिशियरी से, तो उसको पालन करने के लिए हम लोग बाध्य हैं। आगरा में एक तरफ जहां चामुंडा देवी मंदिर को लेकर विवाद सुर्खियों में है, वहीं आगरा रेल मंडल द्वारा तमाम मंदिर, मस्जिद और मजारों को जारी किए जाने वाले नोटिस ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। नोटिस में अपना भू स्वामित्व स्थापित करने, नहीं तो धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने की बात कही है। इस बार रेलवे की ओर से आगरा कैंट स्थित बाबा भूरे शाह की मजार और नूरी मस्जिद के प्रशासकों को नोटिस भेजे गए हैं। रेलवे की ज़मीन पर अनाधिकृत तौर पर बने हुए तमाम रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को हटाने के जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट से मिले हैं उसको अब पूरी तरह से आगरा रेल मंडल फॉलो करा रहा है। और इसी क्रम में अभी हाल ही में एक नोटिस जो कहा जाए दरगाह हज़रत भूरे शाह बाबा की मज़ार है उसको भी जारी किया गया। उसके सज्जादा नशी को ये नोटिस जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि सज्जादा नशी को ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है जिसमें लिखा है अंग्रेजी में कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक प्रेमाइसेस विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, यानी नॉर्दर्न यानी उत्तर मध्य रेलवे की ज़मीन पर अनाधिकृत तौर पर जो कहा जाए ऑक्यूपेशन किया गया है। और ये नोटिस यहाँ जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 13 मई की शाम 4 बजे तक आप अपना पक्ष रखें। इसकी जो मालिकाना जो हक का जो आप पे कागजात हैं वो अगर आपके पास हैं तो आप उसको कोर्ट के सामने रखें या रेलवे कोर्ट के सामने रखें, जो संपदा अधिकारी होता है उसके सामने रखें। नहीं तो जो रेलवे की जो कोर्ट है वो एक पक्षीय आदेश सुनाते हुए अपने हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई करेगी। और ऐसे में रेलवे का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि इसको लेकर अब लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है। दोनों धर्म विशेष से जुड़े हुए जो आस्थावान लोग हैं इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। इस नोटिस को लेकर नूरी मस्जिद के इमाम का कहना है कि सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ऐसे में मस्जिद के अवैध होने पर सवाल ही खड़ा नहीं उठता। तो वहीं आगरा रेल मंडल की माने तो कागज दिखाएं, नहीं तो एक तरफा कार्रवाई होगी। इसमें हमने जवाब दिया कि हमें, क्योंकि मस्जिद जो है ये पूरी जगह वक्फ की है, रेलवे स्टेशन खुद वक्फ में है, वक्फ की जगह है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ वहाँ पर रजिस्टर्ड है मस्जिद, 293 इसका नंबर है। तो हमने कहा ये जो भी आपको यहाँ से हटाने की या जो भी बात करनी है वक्फ बोर्ड में करें। हमारी तो वक्फ बोर्ड ने जो कमेटी बनाई हुई है, कमेटी बनाई है वो कमेटी है, हम तो यहाँ पर देख रेख करते हैं। देखिए, रेलवे जो अपनी ज़मीनों पे जितने भी अतिक्रमण है उनको हटाने के सिलसिले में काफ़ी सारी इमारतें रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस उनको नोटिस दिए गए थे। उसी क्रम में इस मज़ार को भी नोटिस दिया गया था, जिसमें पहले एक प्रिलिमिनरी नोटिस दिया गया था, उसके बाद दूसरा जो रेलवे के संपदा अधिकारी होते हैं उनके द्वारा दिया गया है, जो कि जिसमें उनको उनका पक्ष रखने के लिए 13 मई को समय दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर सहारनपुर से, जहां दारुल उलूम देवबंद में दाखिल को लेकर अब नियम सख्त कर दिए गए। अब यहां प्रवेश के लिए पुराने मदरसे की मार्कशीट के अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। इतना ही नहीं, यहां दाखिला लेने वाले जो छात्र सरहदी इलाके के होंगे उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट की खुफिया विभाग से जांच भी कराई जाएगी। आईडी की जांच गलत पाए जाने पर कार्रवाई होगी। देवबंद ने कोविड के बाद जो नए दाखिलों का निज़ाम बनाया है उसमें तमाम नए आने वाले तलबा से कहा गया है कि वो जिस इदारे से फारिग होकर आ रहे हैं वहाँ का तस्दीकनामा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर साथ लें। ख़ास तौर से जो लोग सरहदी इलाकों के रहने वाले हैं उनके लिए डोमिसाइल मस्ट है। इसी तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। कल पूरे देश में अलविदा की नमाज होनी है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के खास बंदोबस्त किए गए हैं।
लखनऊ में आज पुलिस ने टीले वाली मस्जिद से बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी गेट होते हुए हुसैनाबाद तक फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस की माने तो अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। 50 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही साथ सादी वर्दी में भी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी ताकि सुरक्षा में कहीं पर भी कोई चूक ना हो सके। सुरक्षा के मद्देनजर 6 एएसपी, 14 एसीपी, आरएएफ कंपनी, 100 महिला पुलिसकर्मी, 6 कंपनी पीएसी लगाई गई है। जी, अलविदा की नमाज 29 अप्रैल को मनाई होगी और इसके तत्पश्चात 3 तारीख को जहां तक संभावना है ईद का त्यौहार होगा और उसी दिन अक्षय तृतीया एवं परशुराम जयंती का त्यौहार भी मनाया जाएगा। ये चूँकि सभी त्यौहार एक साथ हो रहे हैं, इसके लिए फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है ताकि जो यहाँ लखनऊ की अमन पसंद आवाम है यहाँ की, वो उसके मन में और भी विश्वास की भावना जागृत हो। दूसरी बात कि इससे एक जब हम जनता में एक इंटरेक्शन होता है, जब पुलिस और जनता के साथ रहती है तो उनको एक ज़बरदस्त उनका इंटीग्रेशन होता है। इसी के निमित्त ये किया गया है। वहीं एटा में कल पहली बार सड़क पर नमाज नहीं होगी। एटा पुलिस ने अलविदा जुमे की नमाज की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पीस कमेटी की मीटिंग और सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक करके संवाद करके ये तय हुआ है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। तैयारियों को परखने के लिए पूरे शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जगह जगह तलाशी अभियान भी चलाया गया। इधर जुमे की अलविदा नमाज पर मुस्लिम धर्मगुरु सूफियान निजामी का कहना है कि कल लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नियमों के तहत किया जाएगा। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। देखिए, कल रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है जिसको अलविदा कहा जाता है और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं, जहां बड़ी नमाज़ें होती हैं वहां पर इंतज़ामात इस बात के किए गए हैं कि किसी भी तरीक़े का कोई भी दखल किसी आम राहगीरों के मामलात में न हो सके और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि जो लाउड स्पीकर के सिलसिले में एडवाइज़री और डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी है उसका पूरा पास लिहाज रखा जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले में अब किसी होटल रेस्टोरेंट में बाउंसर्स नजर नहीं आएंगे। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कलेक्ट्रेट में आबकारी के अधिकारियों और होटल रेस्टोरेंट के मालिकों की बैठक में ये फैसला हुआ है। बैठक में ये तय किया गया है कि अब किसी होटल रेस्टोरेंट में बाउंसर्स नहीं होंगे। दरअसल कुछ दिन पहले ही नोएडा के एक पब में ब्रजेश राय नाम के शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोप बाउंसर्स पर लगा था। कल भी डीएम के निर्देश पर लॉस्ट लेमन्स का बार लाइसेंस सस्पेंड कर अब आगे से ये हिदायत दी गई है कि किसी भी बार में अब बाउंसर्स नहीं होंगे। वहीं बरेली में लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपना धर्म छिपाकर इंटरमीडिएट की नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ रेप कर उसकी अश्लील क्लिप बनाई। छात्रा को जब जालसाज की असलियत का पता चला तो वो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताओ क्या हुआ था? क्या थाना 12 दरी पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया है और वो व्यक्ति उनके घर पे भी आ गया था और उनसे गाली गलौज मारपीट जैसी घटना को खारिज किया। इस संबंध में थाना 12 दरी को 376, 314 एवं अन्य धाराओं के साथ में 3/4 पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया गया है और मुकदमा पुष्टित कर लिया गया है। जो उसमें जो नामजद व्यक्ति है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे गिरफ्तार करके उसकी पूछताछ की गई है और उससे जेल भेज दिया गया। वहीं गोरखपुर में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया। यहां पर 2 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ पागल होकर पति की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, प्रेमी के साथ 2 बार भाग भी चुकी है। पति की हत्या करने के बाद रात भर लाश के साथ वो मौजूद रही। सुबह जब वो उठी तो पति की मौत का नाटक करके जोर जोर से रोने का ड्रामा करने लगी। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। ये ग्राम बड़की रतवैया है। यहाँ पर मुकेश चौहान थे। रात जो है सुबह जो है विजय चौहान उनके भाई हैं, उनके द्वारा थाने सूचना दी गई कि मेरे भाई मुकेश चौहान तो उनकी खुद की पत्नी द्वारा जो है मुंह दाब करके और नाक दाब करके जो है
हत्या कर दिया गया है। इस सूचना पर जो है थाना पिपराइच पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हापुड़ के थाना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की एक छात्रा के साथ रैगिंग और पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 5 छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने अंकिता चौधरी, मोहित अग्रवाल, मुनी त्यागी और सार्थक सिंगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता का कहना है कि पांचों उसे रैगिंग के नाम पर परेशान कर रहे थे। आरोपी छात्र शराब पिलाने का दबाव बना रहे थे और फोन पर अभद्रता कर रहे थे। थाना पिलखुआ क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की एक इंटर्न छात्रा के द्वारा थाना पिलखुआ पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उसके द्वारा अपने साथी स्टूडेंट्स के विरुद्ध मारपीट संबंधी कतिपय आरोप लगाए हैं। प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना पिलखुआ पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस प्रकरण में गहराई से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के आलमबाग मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में युवती से छेड़खानी का सनसनीखेज मामला सामने आया। 45 साल के शख्स पर आरोप है कि नाबालिग छात्रा के साथ आलमबाग मेट्रो स्टेशन पर लगी लिफ्ट में छेड़छाड़ कर दी। जैसे ही लिफ्ट रुकी, नाबालिग छात्रा को लेने जब लिफ्ट पहुंची तो उसकी बड़ी बहन के पास नाबालिग छात्रा लिफ्ट निकलकर भागी और पूरी दास्तां उसने सुनाई, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुका था। आलमबाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना आलमबाग क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची उसके साथ मेट्रो की लिफ्ट में एक व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की घटना कारित की गई। घटना की सूचना पाते ही तत्काल हमारी पुलिस टीम एक्टिव हो गई है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अपराधी की धरपकड़ के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। बहुत जल्द अपराधी की गिरफ्तारी करते हुए कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। वहीं बरेली में बुलडोजर लगातार भूमाफिया पर कार्रवाई कर रहा है। जिला प्रशासन ने करोड़ों रुपए की जमीन भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त करवाई। इस जमीन पर सालों से भूमाफिया ने कब्जा कर रखा था, जिसके बाद डीएम के आदेश पर नवाबगंज और मीरगंज में सरकारी जमीन को बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त करवाया। वहीं नोएडा में पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों पर शिकंजा कसा है। साइबर क्राइम थाने की टीम ने फर्जी लीगल कंसल्टेंसी फर्म खोलकर नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों युवाओं से साइबर ठगी के आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर का रहने वाला मंजारुल इस्लाम इस ठगी को अंजाम दे रहा था। 300 करोड़ की साइबर ठगी के इस आरोपी का नेटवर्क चीन से जुड़ा हुआ है। पूछताछ में ये बताया कि लियोन नाम का व्यक्ति चाइना का रहने वाला है, जो हम लोगों को गुड़गांव में मॉल के पास मिलता था, जहां ये लोग चाय वाय पीते थे। इनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई करीब 1 महीने से, और इसमें काफ़ी लोग हैं। तो उसके बाद वो जब अकाउंट खुल गया तो उसने कहा मुझे इसका एक्सेस दे दो। उसने इसका एक्सेस दे दिया। एक्सेस देते ही 1 दिन में करीब 14 करोड़ रुपए इस अकाउंट में आ गए। अभी तक तो हम ये कहना चाहेंगे कि कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसे ही कई कंपनियां और बना रखी है जिनमें काफ़ी फ्रॉड है। वैसे ऑल इंडिया सबसे कम से मुझे लगता है कम से कम एक तो अभी तक जो विवेचना बात आई, कम से कम 300 या 3000 लोग करीब फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं।